आदमी कुछ भी कर ले लेकिन अपना नसीब कभी भी बदल नहीं सकता। जो भगवान ने उसके नसीब में लिख दिया है वह उसे हर हाल में ही मिलेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड और प्यार से पाला था। मेरे भाई मुझे बहुत मान देते थे। लेकिन जब उन लोगों की शादियां हुई तो उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया और उसके बाद से मेरी जिंदगी थोड़ी बदल गई। पहले जो मैं घर भर की लाडली थी, अब मेरा प्यार दूसरे घर से आई हुई औरतों में बंटना होना शुरू हो गया। मुझे यह सब कुछ गवारा नहीं था, इसलिए मैं अपने घर से बददिल होने लगी थी। मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब भाइयों का प्यार मुझे नहीं मिला तो यह चीज़ मुझे काफ़ी नागवार गुजरी। मैंने अपनी माँ से इके छुपे शब्दों में इस बात का इजहार कर दिया था कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी तुम्हारी यह उम्र नहीं है, एक वक्त होता है शादी करने का, तुम्हारा वह वक्त अभी नहीं आया है। तुम अभी 18 साल की हो, तुम्हारी पूरी जवानी पड़ी है। मैं तुम्हारी शादी 25 साल की उम्र में करूंगी, लेकिन मैं जिद पर थी कि मुझे अभी ही शादी करनी है, क्योंकि जब मैं अपनी भाभियों को अपने भाई के साथ घूमते देखती थी तो मेरे दिल में भी यह एहसास जागता था कि कोई हो जिसके साथ मैं भी बाहर घूमने जाऊं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार जियो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सब मेरे लिए सही नहीं है और मैं किसी अंधेरी गहरी खाई में छलांग लगाने जा रही हूँ। माँ ने जब मेरी जिद देखी तो वह खामोश हो गई। उनका यही मानना था कि जब औलाद अपने मुंह से शादी का बोल दे तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अगर उसने भगवान ना करे कोई गलत कदम उठा लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी माँ ने रिश्तेदारों से मेरे लिए रिश्ता तलाश करने के लिए बोल दिया था। भगवान ने मुझे हुस्न से माला माल रखा था और एक दिन एक रिश्तेदार मेरे लिए काफ़ी अच्छे घराने से रिश्ता लेकर आई थी। मेरी माँ, मेरे भाइयों और मेरे बाप को वह रिश्ता काफ़ी अच्छा लगा था और उन लोगों ने तुरंत ही मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरा पति भी देखने में काफ़ी हैंडसम था। उनकी तस्वीर देखकर मैं फौरन ही उस पर अपना दिल हार चुकी थी। कुछ दिन बाद ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेरी खुशी देखने लायक थी। काफ़ी सारे लोग तो यह समझ रहे थे कि यह शादी पसंद की है, लेकिन मेरी माँ ने सबकी यह गलतफहमी जल्द ही दूर कर दी थी कि यह शादी पसंद की नहीं बल्कि यह एक अरेंज मैरिज है। मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से की गई थी और मैं अपने पति के घर चली गई थी। विदाई के वक्त मुझे एहसास हुआ था कि शायद मैंने वाकई शादी करने में काफ़ी जल्दी कर दी है। मैं अपने माँ बाप के घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी और यही एहसास मुझे अजीब सी घबराहट में डाल गया था। लेकिन मेरे पति राहुल ने मुझे बहुत प्यार से संभाल लिया था। वह मुझे बहुत मान के साथ ब्याह कर लाया था और मेरा स्वागत भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में किया गया था। मैं कम उम्र थी, जज्बात में आकर शादी का फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब आने वाले पलों को सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सुन रखा था कि शादी की पहली रात पति क्या करता है। मेरी कुछ सहेलियों ने तो मुझे बहुत डराया था कि यह रात बहुत ही तकलीफ भरी होती है लड़कियों के लिए, खासकर कम उम्र लड़कियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। अपनी सहेलियों की बात सोचकर डर के मारे मेरा दिल बुरी तरह काँप रहा था और राहुल जैसे ही कमरे में आया था मैं डर के मारे और भी सिमट कर बैठ गई थी। वह मेरे करीब आया, प्यार से मेरा हाथ थामा और मेरी तारीफ करने लगा। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा था। राहुल वाकई बहुत अच्छा लड़का था। मेरे सारे डर खत्म हो गए थे जब राहुल ने मुझे अपनी बाहों में भरा था। वह रात मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति ने एक एक पल मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए कितनी अहम हूँ। उसने मुझे ऐसे छुआ था जैसे मैं कोई गुलाब का फूल हूँ, अगर कसके दबोच लिया तो पत्तियां बिखर जाएंगी। शादी करने का यह फैसला मेरे लिए बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हुआ था। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा था। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, बस राहुल के कुछ रिश्तेदार थे जो शादी खत्म होने के बाद अपने घर को लौट गए थे। मेरे ससुराल में अगर कोई था तो वह सिर्फ राहुल ही था। मेरी शादी से पहले ही मेरे सास ससुर का देहांत हो चुका था और राहुल मेरे सास ससुर के इकलौते बेटे थे। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। चलो, यह भी बहुत अच्छी बात थी कि सास और ननंद का कोई झमेला ही नहीं था। मैं राहुल के साथ काफ़ी अच्छी जिंदगी बिता रही थी। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। लेकिन शायद कुछ दिनों बाद ही हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। थोड़े दिनों बाद मुझे घर में अकेले रहते हुए खाली खालीपन का एहसास होता था। सुबह राहुल चला जाता थे और रात गए तक वापस आता था। सारा दिन मैं बहुत बोर होती थी। मैं भरे पूरे घर में पली बड़ी थी, इसीलिए मुझे अकेलेपन का बहुत एहसास हो रहा था। इसीलिए मैंने कुछ सोचते हुए राहुल से ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति ली कि मैं छोटे बच्चों को अपने घर में ट्यूशन पढ़ा लूं। राहुल ने झट से मुझे अनुमति दे दी कि तुम्हारा अकेलेपन भी दूर हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा। मैं बहुत खुश हुई थी कि राहुल कोई पुराने ख्याल का मर्द नहीं था।
करना चाहिए। पत्नी घर में काम करती हुई अच्छी लगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने फौरन ही अपने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड लगाने की देर थी कि बच्चे आना शुरू हो चुके थे। मेरे पास 9वें 10वें के भी बच्चे आ रहे थे और कुछ दिनों बाद एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट भी मेरे पास आया था। मैंने कुछ उसे सोचकर एडमिशन दे दिया था। मेरी जिंदगी अब काफी बेहतर हो गई थी। दिन भर बच्चे घर में होते थे तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। रात को राहुल घर आ जाता और हम एक दूसरे की बाहों में पूरे दिन की थकान भूल जाते थे। यही मेरी जिंदगी थी, जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। हफ्ते में एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आ जाती थी, जिससे इस बात का भी एहसास मेरे दिल से जाता जा रहा था कि मैंने शादी करने में जल्दी कर दी थी। समय अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था, लेकिन राहुल की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर मैं किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान हो जाती थी तो बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे संभालता था। मेरी जिंदगी हसीन से हसीन तर हो गई थी। शादी का फैसला मेरे लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ था। मैं जो अपने घर से बेहाल हो चुकी थी, अब सब कुछ बहुत बेहतर हो गया था। मुझे अपने भाइयों का व्यवहार भी समझ आ गया था कि भाभीियों के आते ही वह लोग मुझसे क्यों दूर हो गए थे। जब इंसान की जिंदगी में कोई दूसरा शामिल होता है तो वह इंसान आपस में बढ़ जाता है। हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भाई की जिंदगी में उसकी पत्नी आती है तो उसे दूर नहीं समझना चाहिए। वह भी किसी की बहन बेटी होती है जो आपके भाई के लिए अपना पूरा घर छोड़कर आई होती है। मैं अब जब भी अपनी भाभीियों से मिलती थी तो बहुत खुशदिली के साथ मिलती थी। मुझे अब सारी बातों की समझ आ रही थी। एक रोज रविवार के दिन में और राहुल माँ के घर जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले आए। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक ही राहुल ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगा, आरती, तुमसे एक बात पूछूं? उसके सवाली अंदाज ने मुझे पहली बार चौंका दिया था। मैंने तुरंत ही उसकी ओर देखा और कहने लगी, जी पूछिए क्या बात है। वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी चला गया तो तुम क्या मुझे याद करोगी? मैं उनके सवाल पर तुरंत ही नाराज सी हो गई और कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान न करे आप मेरी जिंदगी से कभी भी दूर जाए। आपका साया मेरे सिर पर हमेशा रहे और हम दोनों एक दूसरे के पास रहें। मैं तुरंत ही बेचैन हो गई थी। उसकी यह बात मेरी रूह को हिला चुकी थी। मेरी बेचैनी देखकर राहुल ने एक खखा लगाया और तुरंत ही मेरी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और मुझे सीने से लगाते हुए कहने लगे, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कह रहा था कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे शहर चला जाऊं तो तुम मुझे याद करोगी। मैं सब समझ रही थी कि वो बात घुमा रहा है, लेकिन मैंने भी ज्यादा इस बात को सर पर सवार नहीं किया था और उनके साथ हंसी मजाक करती हुई खाना खाने लगी थी। लेकिन यह बात मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी कर गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम दोनों घर आ चुके थे, लेकिन मैं काफी गुमसुम हो गई थी। वह रात मेरे लिए अजीब से तरह की थी। यह ख्याल ही मेरे लिए जानलेवा था कि अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। यही सब बातें सोचते सोचते कब सुबह हुई, मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। चिड़ियों के चहचहाहट कानों को बड़ी भली लग रही थी। मैं इससे पहले कभी इतनी सुबह नहीं उठती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह भगवान की आरती करने को मन कर रहा था। मैंने भगवान की पूजा अर्चना की और राहुल की लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। उसके बाद मैं दोबारा राहुल के पहलू में आकर सो गई। थोड़ी देर में उठते ही उसके लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया। मैं नाश्ते का ट्रे लेकर जैसे ही कमरे में आई तो वह अलमारी से कुछ पैसे निकालकर अपने बैग में रख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, आप यह पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? जबकि राहुल ने एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और आम से शब्दों में कहने लगा, वह बॉस ने मांगवाए हैं। तुम तो जानती हो, ये पैसे वगैरह मेरे ही हाथ में होते हैं। राहुल दरअसल बस के पीए थे, तो काफी सारे पैसे वही हैंडल करते थे। आज भी शायद उसकी कोई मीटिंग थी जिसमें उसे पेमेंट करनी थी, इसलिए वो ये पैसे लेकर ऑफिस जा रहा था। मेरा दिल एक अजीब सी घबराहट का शिकार हो गया था। पता नहीं क्यों राहुल की तरफ देखते हुए मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू भर आए थे, जिन्हें मैंने राहुल से छुपाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने देख लिया था। उसने मुझे प्यार से बाहों में लेते हुए कहा, यार आरती तुम भी ना, अरे यार तुम अभी तक कल रात की बात को ही लेकर बैठी हो। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था कि ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है और ये सब तो मेरा रोज का काम है। चलो तुम मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। राहुल ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया क्योंकि उसे आज काफी देर हो चुकी थी। मैंने उनके साथ ही में गेट तक आई थी। आज न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि वो ना जाए। ऐसा लग रहा था कि अगर वो चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक राहुल ने पीछे मुड़कर मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और मुझे बाय करके चला गया।
मैंने उसे तब तक देखती रही जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं दरवाजे से हटी और अपने काम में मग्न हो गई, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे आने थे और उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं होता था। इसीलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लेती थी। अभी भी मैं उन सब चीजों में मग्न थी कि अचानक ही मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। मोबाइल की घंटी सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मैंने बेचैनी से मोबाइल उठाया था। यह नंबर राहुल का ही था, लेकिन राहुल के नंबर से आने वाले कॉल पर राहुल मौजूद नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति की आवाज थी और वह व्यक्ति कह रहा था कि आपके पति को गोली लगी है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, आप भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएं। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पर छत ही मौजूद नहीं है। मेरा पति जो मेरा साहिबान था, मेरा सब कुछ था, वह मौत और जिंदगी की कश्मकश में आ गया था। यह ख्याल ही मेरे लिए जानलेवा था। मैं तुरंत ही अस्पताल की तरफ भागी जहां पर राहुल को ले जाया गया था। लेकिन वहां जाने के बाद जो खबर अस्पताल वालों ने मुझे दी वह मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी, क्योंकि वार्ड में ही मेरे राहुल की मौत हो चुकी थी। राहुल 2 गोलियां लगते ही इस दुनिया से कूच कर गया था। मेरी दुनिया रुक चुकी थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं भरी जवानी में विधवा हो गई थी, जबकि तुरंत ही मेरे घर भी सूचना पहुंच चुकी थी। मैं अभी ऐसे ही बेजान होकर कॉरिडोर में बैठी थी कि मेरी माँ और मेरे भाई तुरंत ही मुझ तक पहुंचे और उन लोगों ने मुझे अपनी सीने से भींच लिया। जबकि मैं बिल्कुल मुर्दा हो गई थी, मुझ में जान ही बाकी नहीं रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म से कोई रूह खींच रहा हो। वह पल बहुत दर्द भरे थे। थोड़ी देर बाद ही राहुल की डेड बॉडी हमारे हवाले कर दी गई थी और शाम तक राहुल का अंतिम संस्कार हो चुका था। और देखते ही देखते मुझे सफ़ेद साड़ी पहना दी गई थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे अपना आप आज पहली बार इस ज़मीन पर बोझ लगा था। मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा था कि आज मेरी सांसें भी बंद हो जाएं और मैं अपने राहुल के पास पहुंच जाऊं। वहां पर एक छुरी रखी हुई थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कलाई पर वो छुरी रख दी। मैं अभी छुरी अपनी कलाई पर चलाती कि किसी मर्दाना हाथ ने मेरे हाथ को थामा था और मेरे हाथ से वह छुरी लेकर दूर फेंकी थी। मैंने भरी हुई निगाहों से सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि वही 12वीं क्लास का छात्र था, जिसे मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद एडमिशन दिया था। क्योंकि वह अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगता था, देखने में वह काफ़ी सुंदर था। उसकी रंगत दूध की तरह सफ़ेद थी, उसके घुंघराले बाल खूबसूरती से सेट किए गए थे और उसकी आंखें भी काफ़ी खूबसूरत थीं। एक पल के लिए मैं उसकी खूबसूरती को देख इम्प्रेस हो गई थी। शायद मैंने पहली बार उसे करीब से देखा था। वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैडम, आप क्या पागल हो गई हैं जो अपनी जान ले रही हैं? ऐसा नहीं किया जाता। जाने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति के अपराधी पकड़े जाएं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन करें, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। ऐसे खुद को क्यों खत्म कर रही हैं? शायद आपका इस दुनिया में रहना ही इस बात की गवाही है कि आप अपने पति के अपराधियों को पकड़कर उनको सलाखों से पीछे डालें। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वह छोटा बच्चा आज मुझे काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा था। उसने हाथ से मेरी कलाई अब भी पकड़ी हुई थी। मैं उसके बेहद करीब थी। वह मुझे अपना सच्चा हमदर्द लगा और मैं अचानक ही उसके सीने से लगकर ज़ारों-तार रो दी थी। यह हरकत मुझसे बहुत अचानक हुई थी, जबकि वह लड़का अपनी जगह जम सा गया था। मेरी सिसकियां पूरे किचन में गूंज रही थीं। उसने मुझे काफ़ी मुश्किलों से संभाला था। वह अफसोस के लिए आया था, लेकिन जब मैं उसे बाहर नजर नहीं आई तो वह अंदर चला आया और किचन में आते ही मुझे यह करते देख उसने फौरन मुझे रोक लिया था। उसने काफ़ी देर तक मुझे समझाया था और उसके बाद वह अपने घर लौट गया था। लेकिन आज उसका समझाना मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के अपराधी को पकड़वा कर उसे सलाखों के पीछे हर हाल में डालूंगी, लेकिन यह सब कुछ आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप मुझे यह करने से मना कर रहे थे। उनका कहना था कि तुम कब तक कोर्ट कचहरी के चक्करों में पढ़ोगी, चलो घर चलो, सुकून की जिंदगी गुजारो। मैं अपने माँ बाप का इरादा में समझ रही थी कि वो लोग मेरी दूसरी जगह शादी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ बाप और भाइयों को साफ इनकार कर दिया था। काफ़ी देर समझाने के बाद भी जब मैं न समझी तो वो लोग मुझे मेरे हाल पर ही छोड़कर वहां से जा चुके थे। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था। राहुल की मौत को लगभग 10 दिन हो गए थे। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती थी। उन 10 दिनों में भी मेरा वह स्टूडेंट मेरे पास आता रहा, मेरे माँ बाप भी आते थे, लेकिन मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी सिवाय अपने छात्र साहिल के अलावा।
अब यह साहिल नामक लड़का मेरी जिंदगी में काफी महत्व रखने लगा था। मैं एक दिन साहिल के साथ ही जाकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर चुकी थी। मेरी कहानी सुनकर फौरन ही मेरे केस पर काम शुरू हो चुका था। पुलिस ने जब हादसे वाली जगह पर जाकर लोगों से पूछा कि किसी ने इस व्यक्ति को देखा है जिसने राहुल पर गोली चलाई थी, तो कुछ लोगों ने इस मुजरिम की कुछ निशानियां बताई थीं कि उसकी ऊंचाई मुताबिक थी, उसके बाल आम लड़कों के होते हैं वैसे ही थे, उसने अपने चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। इस तरह की निशानियों से इस लड़के को पकड़ना बहुत मुश्किल था। बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि वह लड़का काफी गोरा था, उसके हाथ पांव सफेद थे, लेकिन इन सब चीजों से उस लड़के का पता चलना बहुत मुश्किल था। मेरे माँ बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, कोई भी मुझसे संबंध रखना नहीं रख रहा था, क्योंकि सबने ही मुझे यह करने से मना किया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने राहुल का केस पूरी जान से लड़ रही थी। उन सब में अंदर मेरा साथ सिर्फ साहिल दे रहा था। वह लड़का मुझे धीरे धीरे अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। वह मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ वक्त बिताना मेरा पसंदीदा काम बन गया था। मैं राहुल के केस के साथ साथ उसके साथ अपनी जिंदगी जोड़ने लगी थी, खुद को उसके साथ ख्याल करने लगी थी। एक दिन हम दोनों कोर्ट से वापसी पर रेस्टोरेंट चले गए थे। यह वही रेस्टोरेंट था जहां पर राहुल ने कई बार मुझसे इजहार मोहब्बत किया था। साहिल खामोशी से बिरयानी खा रहा था, जबकि मैं खाने से हाथ खींचकर साहिल की आंखों में देख रही थी। मैं जानती थी कि राहुल की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस तरह अकेली जिंदगी नहीं काट सकती थी। मुझे एक साथी की जरूरत थी और वह साथी मुझे साहिल में नजर आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपनी पसंद का इजहार कर देती हूँ। उसकी आंखें मुझे हमेशा पसंद थीं और मेरा दिल आज इस बात की गवाही दे रहा था कि यह व्यक्ति मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव है। मैं आज साहिल से प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन मुझमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कभी न कभी तो यह बात मैं साहिल से कहने ही वाली थी। भले ही वह मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन प्यार में कभी भी उम्र नहीं देखी जाती। मैंने इसी बात को सोचकर एक गहरी सांस ली और साहिल को देखते हुए अपने दिल का हाल सुना दिया। मेरे इजहार पर साहिल का प्रतिक्रिया काफी हैरान कर देने वाली थी। वह चुप हो गया था और अपनी निगाहें झुका ली थी, जबकि उसने भी अब खाने से हाथ खींच लिए थे। मैंने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन प्यार में कभी भी उम्र नहीं देखी जाती। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं और कुछ कहना चाहती थी कि उसने मुझे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए बोला, और जो बात उसने मुझे बताई वो मेरे होश उड़ा गई। मेरे ख्वाब और ख्यालों में भी नहीं था कि साहिल ऐसा कर सकता है। मैंने हमेशा उसको अपना मसीहा माना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा मसीहा नहीं बल्कि मेरी खुशियों का कातिल है। साहिल ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे राहुल का कातिल है। एक रात जब उससे ट्यूशन की छुट्टी में देर हो गई थी और इस समय राहुल घर आया था, साहिल ने राहुल के बैग में नोट्स के बंडल देखे थे और उसके बाद से ही उसकी नीयत बदल गई थी। उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वो मेरे पति का कत्ल कर देगा। जब मेरे पति गली के नजदीक पहुंचे थे, तब साहिल ने गन पॉइंट पर मेरे पति से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए थे बल्कि साहिल के साथ लड़ाई करने लगे थे, खुद से दूर करने लगे थे, और इसी जोरदारी में साहिल से गोली चल गई थी और वह गोली सीधा मेरे पति के दिल के आर पार हो गई थी। गोली चलते ही वह वहां से भाग गया था। उसका कहना था कि घर आने के बाद बार बार मुझे आपका ख्याल आ रहा था कि आप तो काफी कम उम्र हैं, आपकी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ और मैंने आपकी खुशियां अजाड़ दी। इस रात जब मैं आपको देखने के लिए आपके घर आया और आपको खुद को खत्म करते देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने इसी वक्त सोच लिया था कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं चाहता तो आपको शुरू में ही बता देता कि जिस आदमी को आप ढूंढ रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। लेकिन आपका साथ मुझे भी अच्छा लगने लगा था, आपके साथ वक्त गुजारना मेरे मन को गुदगुदाने लगा था, इसीलिए मैं चाहकर भी आपको इस बात के बारे में नहीं बता पा रहा था कि मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। मैं ही आपकी खुशियों और आपके पति का कातिल हूँ। मैंने अपना गुनाह कबूल कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजा दिलवाएं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। मैं बहुत बेसुकून हूँ, रातों को नींद नहीं आती, मैं बहुत दर्द में हूँ। जबकि मैंने एक अफसोस भरी निगाह से साहिल को देखा था, मेरा दिल चकनाचूर हो चुका था। मुझे बेहद अफसोस हुआ था, जिस इंसान को मैंने दिल से अपना माना था वही मेरी खुशियों का कातिल था। मैंने साहिल की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी।
मैंने दुख से आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद उसको देखते हुए कहने लगी, तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदा रहोगे और इस एहसास के साथ हर पल मरोगे कि तुमने किसी का कत्ल किया था और किसी लड़की को भरी जवानी में विधवा किया था। उसका प्यार उसका पति उससे छीना था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हर रोज तड़पोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं आएगा। तुमने मेरी खुशियां खाक कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं यह बोलकर घर आई थी और अपना सामान बांधकर अपनी माँ के घर चली गई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया था और मेरी शादी करा दी थी। मेरा दूसरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन राहुल की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। वह अब भी मेरे दिल के किसी कोने में धड़कन बनकर धड़कता है। मेरे दिल में आज भी साहिल का ख्याल आता है कि जिसे को मैंने राहुल के बाद अपना माना था, वही मुझे धोखा दे गया था। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।